दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे संविधान की धारा 356 की, या जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं राष्ट्रपति शासन लगाना राज्यों में। दोस्तों, इस धारा को कभी डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में ये कहा था कि यह बहुत डिबेट हुआ इस पर, तो उन्होंने कहा कि ये एक मृत पत्र रहेगा, मतलब डेड लेटर। डेड लेटर का मतलब हुआ कि ये न के बराबर इसका इस्तेमाल होगा। और डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में राष्ट्रपति जैसे पद पर इतना भरोसा जताया कि जब भी ऐसा अवसर आएगा, राष्ट्रपति कभी ऐसे कानून पर दस्तखत नहीं करेंगे, ऐसे किसी कार्रवाई पर जिससे कि एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करना पड़े। बहुत ही रेयर ऐसा अवसर होगा जब ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य से जब से संविधान लागू हुआ, ये सबसे बदनाम धारा बनकर रह गई। सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होने का आरोप इसी धारा पर लगता है। जिसे कभी डेड लेटर कहा डॉक्टर अंबेडकर ने, वो एक चुनी हुई सरकार का राजनैतिक कत्ल करने का सबसे बड़ा हथियार बन गया, सबसे खतरनाक हथियार बन गया। संविधान के लागू होने के बाद अब तक इस डेड लेटर तथाकथित का 190 बार से ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका है, और सभी सरकारों ने किया, सभी पार्टियों के सरकारों ने किया। आश्चर्य की बात तो ये है, ऐसी सरकारें जो कभी इस तरह की चीज़ों की भुक्तभोगी थीं, उन्होंने भी सत्ता में आते ही वही काम किया। इंदिरा गांधी ने अपने 15 साल के कार्यकाल में 1966 से लेकर 77 के बीच में उन्होंने 36 बार, और 80 से 84 के बीच में जब उनकी डेथ हो गई, करीब 15 बार उन्होंने इस्तेमाल किया, 51 बार। उसके बाद जनता पार्टी आई, उन्होंने भी कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त करना शुरू किया। 21 बार जनता पार्टी की सरकार ने इसका दुरुपयोग किया। उसके बाद भाजपा आई, वाजपेयी जी के टाइम पर भी इसका दुरुपयोग हुआ, करीब 5 बार। और मोदी जब से आए तब से 10 बार वो भी कर चुके हैं। तो इसका दुरुपयोग सबसे ज़्यादा हुआ है, और इसमें कोई अपवाद नहीं है। कोई पार्टी, सबने, जिनको भी सत्ता मिली है केंद्र में, उन्होंने इसका दुरुपयोग किया है अपने फेवर में। पहले बात करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा आपसे गुजारिश इस बीच में कि अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट से ही हम चल रहे हैं, यही मेरी ताकत है, आपका साथ ही मेरी शक्ति है, और आपके लिए सब हम काम करते हैं। आते हैं पॉइंट पर। पहले जानने की कोशिश करते हैं, धारा 356 है क्या। संविधान की धारा 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि अगर किसी राज्य की सरकार या संवैधानिक मशीनरी या सरकारी तंत्र संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रहा है, सरकारी तंत्र वहाँ का संविधान की धाराओं के मुताबिक काम नहीं कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो सरकारी तंत्र की विफलता के आधार पर राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन इसमें 2 केस दिया गया है। एक तो ये कि अगर वहाँ के गवर्नर या राज्यपाल इसकी संस्तुति करते हैं, अनुशंसा करते हैं कि राज्य में जो है सरकारी व्यवस्था जो है, संवैधानिक व्यवस्था फेल हो चुकी है, असफल हो चुकी है, विफल है, और संविधान के धाराओं के अनुसार राज्य सरकार नहीं चल रही है, तो उस दशा में राष्ट्रपति इसकी धारा 356 के अंतर्गत राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं, या राष्ट्रपति शासन जिसको कहा जाता है लगा सकते हैं। एक शब्द और इस्तेमाल किया गया है कि गवर्नर के सिफारिश के अलावा अदरवाइज शब्द का भी इस्तेमाल किया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नर का सिफारिश आएगा या गवर्नर की अनुशंसा आएगी तभी, राज्यपाल की अनुशंसा के अलावा भी अदरवाइज का मतलब हुआ कि अन्य कारणों से भी, या राष्ट्रपति सीधे निर्णय ले सकते हैं। गवर्नर का रिपोर्ट ना भी मिले तो भी राष्ट्रपति के पास अगर कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि राज्य सरकार संविधान के खिलाफ जा रही है, या कुछ ऐसा करने वाली है जो पूरे संघीय ढांचा को डिस्टर्ब करेगा। मान लीजिए कि वो कोई विधानसभा कल प्रस्ताव पारित करने वाली हो कि वो
देश से अलग हो रहे हैं, इस तरह की घटना को, जो उस टाइम पर हालात थे, तो राष्ट्रपति सीधे उसमें धारा 356 लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं, राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। दूसरा एक ये है कि केंद्र सरकार को अधिकार है, ये भी हालांकि देखा जाए संघीय व्यवस्था के विरुद्ध है, लेकिन जो हालात थे आज़ादी के टाइम पर, तो केंद्र सरकार को अधिकार है कि राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी करे संविधान के मुताबिक। एक पॉजिटिव साइड को आप देखिए तो उसमें एक ये है कि भाई देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसकी जिम्मेदारी पूरे देश का केंद्र सरकार होने के कारण केंद्र सरकार की ही है, क्योंकि केंद्र सरकार है, बड़ी सरकार है, पूरे देश को देखना है, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि राज्यों में जो भी पार्टियां हों सत्ता में, लेकिन संविधान के मुताबिक ही सरकारें चलें। तो उस अवस्था में उनको दिशा निर्देश भी जारी करने का अधिकार है 256-57 के अंतर्गत और 365 के अंतर्गत। अगर कोई राज्य केंद्र द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, अवहेलना कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, उस दशा में भी धारा 356 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए राष्ट्रपति वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं, राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। यह हुआ संवैधानिक व्यवस्था। आप अच्छी तरह जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में भारत के राष्ट्रपति के पास कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति हमेशा ही मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही कोई फैसला करते हैं। तो राष्ट्रपति देखिए, चूँकि दुरुपयोग कानून का ज़्यादा हुआ है, इसलिए राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, या बार बार अब अखबारों में, टीवी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। असल में राष्ट्रपति शासन कहाँ है? केंद्र ही पूरा ताकतवर हो जाती है, राज्य सरकार की सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि राष्ट्रपति केंद्र सरकार के सिफारिश पर काम करते हैं। राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से कोई फैसला नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रपति शासन लागू करने के पीछे राष्ट्रपति का नाम ही आता है, लेकिन असल में वो केंद्र सरकार होती है, राष्ट्रपति तो नहीं होते कहीं भी। उन्हें जो भी, यहाँ तक गवर्नर की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के नाम से होती है, लेकिन करता कौन है? केंद्र सरकार करती है। होम मिनिस्ट्री उनको सीधा दिशा निर्देश जारी करती है, गृह मंत्रालय केंद्रीय। तो अब देखिए, इसको अगर एक लाइन में कहा जाए तो एक तरह से राज्य की सारी शक्तियाँ केंद्र को मिल जाती हैं। केंद्र सरकार को सारा जो एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यपालिका है, वो का अधिकार मिल जाएगा, संसद को अधिकार मिल जाएगा जो विधानसभा का अधिकार है, सिवाय हाई कोर्ट या जुडिशरी में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। वो जैसे कार्य कर रही हैं, न्यायिक व्यवस्था में कोई इस पर फर्क नहीं आएगा। अब देखिए, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो केंद्र सरकार क्या हो जाती है? शक्तिशाली हो जाती है, उसको सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी दिशा में संसद राष्ट्रपति को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, या राष्ट्रपति द्वारा नामित किसी व्यक्ति को, जैसे कि गवर्नर। तो चूंकि राज्य विधानसभा को अगर निलंबित कर दिया गया है, हो सकता है अभी भंग ना किया गया हो, उस पर भी हम डिबेट करेंगे, तो निलंबन की स्थिति में, सस्पेंशन की स्थिति में पार्लियामेंट, संसद या लोकसभा राष्ट्रपति को अधिकृत कर सकती है, या उनके द्वारा नामित व्यक्ति को, आमतौर पर गवर्नर को, कानून बनाने के लिए। दूसरा, संसद का सत्र यदि नहीं चल रहा है तो राज्य के कंसोलिडेटेड फंड से खर्चा करना, एक्सपेंडिचर को राष्ट्रपति मंजूरी दे सकते हैं। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति इसकी मंजूरी दे सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, लेकिन बाद में उसका संसद से अनुमोदन होना जरूरी है। तीसरा, राष्ट्रपति को अधिकार होगा अध्यादेश जारी करने का। वो राज्य के संबंध में जैसा जरूरी समझे, तो संसद का सत्र नहीं चल रहा है, अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा तभी वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये 3 परिवर्तन आएंगे।
अब आते हैं कि उसके बाद ये होता कैसे है। जब राष्ट्रपति डिक्लेयर करते हैं कि किसी अमुक राज्य में धारा 356 लागू कर दिया गया, मतलब राज्य सरकार बर्खास्त कर दी गई है, अब ये जब ऑर्डर पास होगा तो ये 2 महीने के लिए होगा। 2 महीने का मतलब है कि अगर संसद ने कोई कार्रवाई नहीं की, कायदे से राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है तो उसको संसद के दोनों सदनों से अलग अलग बहुमत से, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। और अगर संसद से पारित नहीं हो पाया तो 2 महीने में ही समाप्त हो जाएगा, अगर संसद से पारित नहीं हो पाया। अब हालात एक और कल्पना की जा सकती है। मान लीजिए जब राष्ट्रपति ने किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की या धारा 356 लगाया, उस समय संसद पहले ही भंग हो चुकी है या 2 महीने के भीतर ही संसद भंग हो जाती है बिना अप्रूवल दिए हुए, इसका अनुमोदन किए बिना ही। ऐसी अवस्था में जब संसद चुन करके नई संसद जब चुन करके आएगी, उसके 1 महीने तक यह कानून जिंदा रहेगा, राष्ट्रपति शासन का कानून जिंदा रहेगा। मतलब अगर 1 महीने के अंदर नई संसद ने उसका अनुमोदन कर दिया तब तो वो जारी रहेगा, नहीं तो 1 महीने के अंदर वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब अगर संसद उसको अनुमोदन करती है तो एक बार में वो 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन को बढ़ा सकती है। संसद से अनुमोदन हुआ तो 6 महीने तक का राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि किसी भी हालत में 3 साल से ज़्यादा तक राष्ट्रपति शासन को लगाया नहीं जा सकता। 3 साल इसकी अधिकतम सीमा है कि बढ़ाते गए 6-6 महीना 6-6 महीना, तो 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 44वां संशोधन जब आया 1978 में, जनता पार्टी सरकार थी उस टाइम पर, तो उन्होंने 2 क्लास इसमें ऐड किए। 2 क्लास ये ऐड किए कि थोड़ा कि इसका दुरुपयोग कम हो, हालांकि वो खुद ही दुरुपयोग कर रहे थे वो लोग, कि या अगर जैसे कि मान लीजिए 1 साल से ज़्यादा अगर बढ़ाना है, मतलब 2-6 महीने के बाद बढ़ाने के बाद अगर संसद फिर बढ़ाना चाहती है राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में, तो या तो 2 शर्तें होनी चाहिए। पहली, पूरे देश में या उस राज्य में इमरजेंसी हो, आपातकाल चल रहा हो, एक बात, तभी ऐसा संभव है। या तो पूरे देश में आपातकाल चल रहा हो या जिस राज्य को भंग करने की बात हुई है उसमें चल रहा हो। दूसरा, चुनाव आयोग, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात का सर्टिफिकेट देगा, प्रमाणित करेगा कि राज्य में निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की स्थिति नहीं है या ऐसा करा पाना संभव नहीं है। तो अगर इसमें इसी चीज़ को थोड़ा दुरुपयोग को रोकने के लिए ये 2 क्लास जनता पार्टी सरकार ने ऐड किया कि 2 स्थिति होनी चाहिए, तभी 1 साल से ज़्यादा उसको बढ़ाया जा सकता है, नहीं 1 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ये हुआ आपका धारा 356। अब आते हैं कि क्यों इसका दुरुपयोग या तमाम राजनीतिक कारण इसके हैं। जो पार्टी केंद्र में सत्तासीन होती है, जिसके पास केंद्र में सरकार होती है, वो चाहती है कि राज्यों में भी उसी की सरकारें हों और अपनी मनमाफिक सरकार बनाने के लिए शुरू से इसका दुरुपयोग होता आया है। 1951 में पंजाब में इसका इस्तेमाल हुआ, 1959 में पहली बार केरल में इसको बर्खास्त किया गया, एक चुनी और बहुमत की सरकार EMS नंबूदरीपाद की, और उसके बाद तो तमाम है उदाहरण। कहा जा रहा करीब 190 बार इसका अब तक इस्तेमाल हो चुका है, और सबसे ज़्यादा आलोचना भी इसी धारा की, इसी कानून की होती आई है। 1976 में 42वां संशोधन पारित हुआ इंदिरा गांधी के टाइम पर। मैंने आपको पहले बताया कि इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा इसका दुरुपयोग किया,
36 बार तो उन्होंने जब 77 से पहले यूज किया जब तक वो प्राइम मिनिस्टर थी, और जब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनी 80 में, तब भी उन्होंने 15 बार और किया इस कानून का इस्तेमाल। जनता पार्टी ने उनकी सरकारों को बर्खास्त किया था, और इंदिरा गांधी ने दोबारा सत्ता में आते हुए 9 राज्यों की सरकार को एक बार में ही बर्खास्त कर दिया, सिंगल शॉट में। तो 42वां मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पर कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1944 में इंदिरा गांधी सरकार ने राष्ट्रपति के इस फैसले को इम्यून कर दिया। मतलब कि राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम निर्णय होगा और इसको किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा संशोधन किया 42वें संशोधन 1976 में। कहने का मतलब है कि अगर कहीं पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किसी राज्य में, धारा 356 लगाया जाता है, तो कोई कोर्ट नहीं जा सकता या राष्ट्रपति के फैसले को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होगा, उनका विवेकाधिकार ही अंतिम सत्य है। गौर करने की बात है कि राष्ट्रपति का ये स्वतंत्र अधिकार तो है नहीं, ये तो केंद्र सरकार का अधिकार है। राष्ट्रपति जो भी कर रहे हैं, खाली बदनाम हो रहा है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति के नाम पर मनमानी की जा रही है और राज्य सरकारों को, चुनी हुई राज्य सरकारों को, बहुमत की सरकारों को बर्खास्त किया जा रहा है राष्ट्रपति के नाम पर। जबकि सच्चाई ये है कि वो केंद्र सरकार के सिफारिश पर वो फैसले लेते हैं। इसको एक सुधार किया गया 1978 में, जब 44वां संविधान संशोधन आया, तब जाकर के जनता पार्टी सरकार ने उसमें क्लॉज ऐड किया कि नहीं, अंतिम राष्ट्रपति का फैसला अंतिम सत्य नहीं है। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ये न्यायिक पुनर्लोकन में या न्यायिक समीक्षा में जा सकती है। यहाँ से एक दूसरा रास्ता खोला उन्होंने कि अगर राष्ट्रपति का कोई फैसला लेते हैं या केंद्र सरकार, इनडायरेक्टली तो वही हुआ, केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करती है, तो राज्य सरकार के पास कोई न्याय के लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि कहाँ जाएगी अपनी बात करने। मान लीजिए कोई चुनी हुई सरकार है, बहुमत की सरकार है, सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं इसका भी उदाहरण दूंगा। करुणानिधि की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार थी और चंद्रशेखर जी उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे कांग्रेस के सहयोग से, और कांग्रेस के दबाव में आकर के पूर्ण बहुमत की सरकार को 91 में, 91 में मेरे ख्याल से बर्खास्त कर दिया गया, बिल्कुल बहुमत होते हुए। ऐसी और भी उदाहरण है, 190 बार है तो उदाहरण ही उदाहरण है। अभी महाराष्ट्र में केस हुआ, उद्धव सरकार के खिलाफ रिबेलियन हुआ और उनको मौका दिए बिना ही, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और दूसरी सरकार बन गई। मैं उस पर डिबेट बाद में करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की बहुत ही ज़्यादा कड़ी आलोचना की उस मामले में। अब क्या हुआ कि ऐसा कोई नहीं था, तो जनता पार्टी सरकार ने कम से कम एक सकारात्मक परिवर्तन किया कि 44वें संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति के विवेकाधिकार को अंतिम नहीं माना जाएगा और न्यायालय में राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती दी जा सकती है। राजस्थान का एक मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कुछ टिप्पणी की, लेकिन बहुत ही क्लियर कट स्पष्ट गाइडलाइन नहीं दिया, न ही उसको कानून का रूप दिया। ये विवाद चलता रहा। हुआ क्या, अगस्त 1988 में एसआर बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने और 1 अप्रैल 1989 को उनकी सरकार को केंद्र की कांग्रेस सरकार ने बर्खास्त कर दिया। वे हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, तब वो सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पूरी गंभीरता से लिया और 9 जजों की एक बेंच गठित की, संवैधानिक बेंच, इस पर फैसला लेने के लिए। 11 अप्रैल 1994 को बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का फैसला आया, जो आज उदाहरण है और कानून के तौर पर आया। कानून के तौर का मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें जुडिशियल रिव्यू को, न्यायिक पुनर्समीक्षा का अधिकार होगा, पुनरावलोकन कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। और ये सुप्रीम कोर्ट देखेगी
इंग्लिश में है कि क्या राज्य सरकार को बर्खास्त करने का मटेरियल क्या है। मटेरियल का यहाँ पे मतलब हुआ कि क्या कोई ठोस आधार है राज्य सरकार को बर्खास्त करने का, किस आधार पे आप बर्खास्त कर रहे हैं, एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या वो आधार प्रासंगिक है, मतलब जिसको आप आधार मान रहे हैं या मटेरियल मान रहे हैं, क्या वो रेलिवेंट है, प्रासंगिक है राज्य सरकार को बर्खास्त करने में। तीसरा उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि वो ये भी देखेगी कि कोई मैलाफाइड इंटेंशन तो नहीं है, मतलब गैर वाजिब इरादा तो नहीं है, गलत इरादे से तो नहीं राज्य सरकार बर्खास्त कर दी गई। एक चुनी हुई सरकार, बहुमत की सरकार को खाली इसलिए बर्खास्त कर दें कि हटाओ इसको। अगर कोई भी आपकी आवाज़ सुनने के लिए नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो केंद्र सरकार मनमानी करती रहेगी, करती रही है। एक नहीं अनेक उदाहरण हैं जहां चुनी हुई सरकारों को ख़त्म किया गया। कहा नहीं, ये सबसे खतरनाक हथियार बन गया, जिसको डेड लेटर कहा डॉक्टर अम्बेडकर ने। वो इतना बड़ा चाकू बन गया कि जब चाहा तब किसी राज्य सरकार का सर कलम कर दिया, बर्खास्त कर दिया, चुनी हुई सरकारों, विद्रोह करा दिया। तो उन्होंने 3 रखा कि क्या इसका आधार कोई मटेरियल है, किस आधार पे आपने बर्खास्त कर रहे हैं, क्या। दूसरा, क्या वो रेलेवेंट है, प्रासंगिक है। तीसरा, क्या कोई मैलाफाइड है, मतलब गलत इरादा तो नहीं है। इस पर जुडिशियल रिव्यू का पावर मिल गया और एक रास्ता खुल गया कि राष्ट्रपति के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। एसआर बोम्मई केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने 10 गाइडलाइन दिया और कहा कि इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। उन्होंने 10 कानून बना दिया कि 10 ऐसे हालात हैं, इससे आपको समझ में आएगा कि कितनी मनमानी हुई है इस कानून की। तो 10 ऐसे हालात ये हैं, मैं पढ़ूंगा क्योंकि 10 हैं तो काफ़ी लंबा है। खराब कानून व्यवस्था के आधार पर पहला है कि अगर किसी राज्य में कानून व्यवस्था, ऐसा केंद्र सोचती है कि उसमें कानून व्यवस्था खराब है तो सरकार को बर्खास्त कर दो, ये नहीं हो पाएगा। उस आधार पर सरकार को बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। यदि किसी राज्य में कोई सरकार बहुमत खो देती है और गवर्नर उसको डिसमिस कर लेते हैं बर्खास्त करके और 356 लगाने का प्रयास करते हैं, बिना इस बात की कोशिश किए हुए कि कोई वैकल्पिक सरकार बना दे। कोर्ट का कहना है कि राज्यपाल की ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि वो देखें कि सरकार बने। अगर और पार्टियां या गठबंधन मिलकर के सरकार बनाने की संभावना बन रही हो तो पहले उसकी कोशिश की जानी चाहिए, ना कि सीधे ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। दूसरा, तो ऐसे मामलों में कि नहीं किसी चुनी हुई सरकार ने इस्तीफा दे दिया तो तुरंत राष्ट्रपति शासन लगा दिया, नहीं, पहले आप सारी संभावनाओं को तलाशिए और एक वैकल्पिक सरकार के गठन के लिए प्रयास कीजिए। तीसरा जो गाइडलाइन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, आपको बताऊं कि करुणानिधि की सरकार को बहुमत होते हुए भी बिना किसी ठोस कारण के बर्खास्त किया गया था। तो अगर किसी सरकार को ऐसे ही बहुमत होते हुए भी बर्खास्त कर दिया गया, सिफारिश करता है राज्यपाल, तो भी इस अवस्था में धारा 356 नहीं लगेगा, राज्य सरकार बर्खास्त नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार होगा कि वो दोबारा से राज्य सरकार को बहाल कर दे, रेस्टोर कर दे। चौथा है, कभी कभी क्या होता है कि राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है, केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार है, लोकसभा के चुनाव होते हैं और राज्य में जिस पार्टी की सरकार है वो पार्टी लोकसभा का चुनाव हार जाती है, लोकसभा का चुनाव हार जाती है। मैं क्लियर कर दूं, मतलब राज्य में सरकार उसकी जरूर है लेकिन वो लोकसभा के चुनाव हार जाती है। उस अवस्था में भी आप राज्य की सरकारों को बर्खास्त नहीं कर सकते, धारा 356 नहीं लगा सकते। पांचवी गाइडलाइन है कि अगर किसी राज्य में बहुत अशांति है, मतलब हिंसा हो रही है, वायलेंस हो रहा है, आप अगर आजकल देख रहे होंगे टीवी अखबार,
तो मणिपुर में इस तरह से दो ट्राइबल्स के बीच में बड़ी भारी हिंसा हो रही है, लाखों लोग घर छोड़ करके विस्थापित हुए हैं, बड़ी गंभीर स्थिति है और सरकार की मशीनरी पूरी तरह से फेल है। लेकिन यहाँ पर भी कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, इस आधार पर भी आप बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। छठा है, आपको बताया था कि 365 में इसका अधिकार है कि अगर केंद्र सरकार कोई दिशा निर्देश जारी करती है तो राज्यों को उस दिशा निर्देश का अनुपालन करना होगा। लेकिन सिर्फ इस तुरंत ही जल्दबाजी में यहाँ पर अगर अनुपालन नहीं हो पाया तो तुरंत ही राष्ट्रपति शासन लगा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार के सामने क्या परिस्थितियाँ हैं, राज्य सरकार को पूरा अवसर मिलना चाहिए अपनी परिस्थिति को समझाने का, एक्सप्लेन करने का कि भाई क्या मजबूरी है कि वो दिशा निर्देश का पूरी तरह से पालन नहीं कर पा रहे हैं या पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उनकी बात को सुना जाए, उनको अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाए, तभी राष्ट्रपति शासन लगे, ये नहीं कि तुरंत ही लगा दिया। 7वीं गाइडलाइन है, कभी कभी क्या होता है कि सत्ता पार्टी जो केंद्र में सरकार है उसी के रास्ते में भी सरकार है मान लीजिए, और राज्य में कोई नेता विद्रोह कर रहा है, अपने ही मुख्यमंत्री को गिरा करके मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है या पार्टी को तोड़ना चाह रहा है। जैसे महाराष्ट्र में हुआ कि एक पार्टी टूट गई और उसके एमएलए दूसरी पार्टी चले गए, टूट करके दूसरी सरकार बना लिया। तो कभी कभी केंद्र में जो सत्ता जिनकी होती है तो राज्य में अपनी सरकार बचाने के लिए वो राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं कि जो एमएलए, जब सरकारी नहीं रहेगी तो बनने की संभावना नहीं रहेगी तो एमएलए जाएगा कहाँ, तो उस तरह के एमएलएस को टूटने से बचने के लिए करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसलिए इस आधार पर भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। 8वां है कि अगर किसी राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है तो उस अवस्था में भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता इस आधार पर। 9वां है, अगर किसी सरकार के मंत्रियों पर या सरकार पर ही बहुत ज़्यादा गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाएं तो उस आधार पर भी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। एक 10वां उन्होंने दिया है कोर्ट ने कि गैर संवैधानिक कारणों के आधार पर, मनमाने तरीके से, कोई कारण नहीं है, कुछ और अननेसेसरी का कारण बता रहे हैं और राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया। तो 10 गाइडलाइन जो हमने वही बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई केस में ये एक तरह से कानून के दर्जा दिया इसको कि इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। अब ये सवाल आता है कहाँ लगेगा, तो उसका तो कोई उन्होंने स्पेसिफाई कोर्ट ने नहीं किया, ये अभी भी राज्यपाल के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। मान लीजिए कोई सरकार, कोई पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी चुन के आ रही है, हो सकता है कोई बहुमत वाली पार्टी भी हो, लेकिन वो कह दे हमें सरकार नहीं बनाना, सरकार बनाने से मना कर दे, दूसरी पार्टियां न बनाने की स्थिति नहीं है बनाने की, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। कभी कभी बहुत ही वोलेटाइल सिचुएशन हो जाता है कि कोई किधर जा रहा है, कोई किधर टूट के जा रहा है, बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो उस अवस्था में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है कि स्थिति थोड़ा सा स्थिर हो, नॉर्मलाइज हो, तो फिर कोई सरकार बनाई जाए। ऐसे तमाम चीज़ें हैं। तो इस कानून का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हुआ, सबसे ज़्यादा बदनाम हुआ, सबसे ज़्यादा आलोचना हुई धारा 356 की, और सभी पार्टियों ने जब भी वो सत्ता में आए, विपक्ष में थे तो इसकी आलोचना की, सत्ता में आए तो उन्होंने भी वही काम किया और इसका दुरुपयोग किया। हालांकि 1994 में जो एसआर बोमई केस का जो फैसला आया, उसके बाद चूंकि जुडिशियल रिव्यू का पावर हो गया, सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार हो गया कि वो राष्ट्रपति के इस फैसले पर पुनर्विचार कर सके, और यहाँ तक कि अगर उसको लगता है कि नहीं गलत तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया गया है तो राज्य सरकार को बहाल भी कर सकती है। इससे थोड़ा अंकुश तो जरूर लगा है। इसके उदाहरण भी है, उत्तराखंड में भी हुआ था, हाई कोर्ट ने उस पर स्टिक किया उस पर, और अभी सुप्रीम कोर्ट का मामला आया था महाराष्ट्र का। हालांकि उद्धव ठाकरे का मामले पर राज्यपाल की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े गंभीर सवाल उठाए और कहा कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, उनके फैसले गलत थे। लेकिन चूंकि उद्धव ठाकरे इस्तीफ़ा दे चुके थे, इसलिए, नहीं तो अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफ़ा नहीं दिया होता तो उनकी सरकार बहाल हो जाती। तो इस तरह से काफ़ी अंकुश लगा है केंद्र सरकार पर, क्योंकि
समय के साथ 94 में जो फैसला आया उससे उन्हें लगा कि कोर्ट बीच में आ जाएगी और फैसला उलट भी सकता है। लंबा वीडियो हो गया बच्चों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब अपने दोस्तों में शेयर करिए, हमें सपोर्ट कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।